हेलो वेलकम बैक टू स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में लेके एक और नया टॉपिक मिडवल हिस्ट्री का। तो इस टॉपिक का नाम है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। सो स्टूडेंट, आपको मैं इस टॉपिक की पूरी डिटेल देने वाला हूँ। और इसके बाद एक और टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन है। सो स्टूडेंट, इसी टॉपिक में वो भी ऐड है, तो आपको पूरी वीडियो देखना है एंड तक। आपको मैं इस वीडियो को पूरी डिटेल देने वाला हूँ और नोट्स को आप अच्छे से तैयार करते रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स आप सबके लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू डिस्टेंस पीरियड्स बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिटन रिकॉर्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवांस सिविलाइजेशन। हम लोग जो स्टडी करते हैं ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, ये कई पीरियड्स में भागों में बटा हुआ है, जो कि एक अवेलेबिलिटी ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड्स में है। और ये हम इसके और डेवलपमेंट ऑफ एडवांस सिविलाइजेशन की वजह से हम स्टडी कर पाते हैं ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। Prehistory and protohistory and the historical period are crucial phases that allows to understand evolution of human civilization। जो प्री हिस्ट्री है और प्रोटो हिस्ट्री है और हिस्टोरिकल पीरियड है, ये क्रूशियल फेजेस हैं जिससे हम लोग को ये अलाउ करता है कि अंडरस्टैंड के लिए कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में हम अच्छे से जान पाएँ, अच्छे से उसके बारे में स्टडी कर पाएँ। स्टूडेंट आ जाता है प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री refers to the time before written records were kept and society relied on oral traditions and archaeological evidence to understand the past। प्री हिस्ट्री का मतलब ये होता है स्टूडेंट, उस इतिहास काल की बात हो रही, उस इतिहास काल में जिसमें लिखने का जो विधि थी की शुरुआत नहीं हुई थी, लोग लिख नहीं पाते थे, तो उस काल को हम प्री हिस्ट्री कहते थे। ये लोग की जो सोसाइटी थी इस पे बिलीव करती थी और ओरल ट्रेडिशन पे रिलाइड करती थी। और इसका हम लोगों को, जो हम लोग इसके पास्ट के बारे में कैसे समझ पाए हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंस से ही इनके हम पास्ट को अंडरस्टैंड कर पाए हैं। अब हम समझते हैं इनके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पहला है ऑप्शंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। तो द प्राइमरी करैक्टरिस्टिक ऑफ प्रीहिस्ट्री इज द ऑप्शंस ऑफ रिटन लैंग्वेज। स्टूडेंट, ये एक प्राइमरी करैक्टरिस्टिक है ऑप्शंस ऑफ रिटन लैंग्वेज, क्योंकि इन बहुत ही चैलेंजिंग था इनके स्पेसिफिक इवेंट और हिस्टोरिकल फिगर के बारे में समझना, ऑप्शंस जो क्योंकि रिटन लैंग्वेज न होने की वजह से। जी हाँ स्टूडेंट। नेक्स्ट आ जाता है हंटर गेदर सोसाइटी। एक ये हंटर गेदर सोसाइटी थी। ड्यूरिंग प्रीहिस्ट्री ह्यूमन लिव्ड एज अ हंटर गेदर, रिलाइंग ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग वाइल्ड एनिमल फॉर सस्टेनेंस। स्टूडेंट, यहाँ इस टाइम के लोग लिव करते थे हंटर गेदर रिलाइंग करते थे, जो कि हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे और गैदरिंग करते थे वाइल्ड प्लांट्स को फॉर सस्टेनेंस के लिए। जी हाँ स्टूडेंट। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ टूल्स। Prehistoric humans gradually developed tools and technologies such as stone implement, early form of fire, which played a crucial role in their survival and progress। प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन जो थे स्टूडेंट, ये लोग टूल्स से बनाते थे, पत्थरों का ये लोग टूल्स बनाते थे और टेक्नोलॉजी का भी यूज करते थे, अपने इस पहले की टेक्नोलॉजी का भी यूज करते थे, जिससे ये लोग पत्थर बना पाते थे। और स्टोन इम्प्लीमेंट की वजह से ये लोग मतलब पत्थरों की वजह से ये लोग फायर की भी शुरुआत कर पाए। फायर कैसे होता है, मतलब आग कैसे जलाई जाती है, ये लोग जान पाए। और ये बहुत ही क्रूशियल रोल था इनके लिए सर्वाइवल और प्रोग्रेस के लिए। ये मतलब कि आग को जलाने और इनके सर्वाइव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये चीज़। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? प्रोटो हिस्ट्री इज द इंटरमीडिएट फेज बिटवीन प्रो हिस्ट्री एंड द हिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटो स्टेट होता है स्टूडेंट की एक इंटरमीडिएट फेज था प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड का, मतलब ये बीच का फेज आता है जिसको प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड के बीच में आता है। करेक्टरिस्टिक बाय द एमरजेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। और इनके करेक्टरिस्टिक क्या थे? इनके पास था रिटन रिकॉर्ड्स पाए जाते थे, यहाँ इस काल के लोग लिख पाते थे। बट इनकम्प्लीट और लिमिटेड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन, बट लेकिन इनकम्प्लीट और लिमिटेड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन ही इनका मिल पाया था। उसके करेक्टरिस्टिक क्या है? अर्ली राइटिंग सिस्टम। ड्यूरिंग द प्रो हिस्टोरिक पीरियड राइटिंग सिस्टम स्टार्टेड टू डेवलप्ड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में राइटिंग सिस्टम हुआ स्टार्ट हो गया था डेवलप होना, बट दे माइट नॉट बी फुल्ली स्टैंडर्डाइज्ड एंड वर्ल्डली यूज। बट ये राइटिंग स्किल न फुल्ली स्टैंडर्डाइज नहीं थी।
उसके बाद आ जाता है emergence of early civilization. Proto-history coincides with the rise of early civilizations such as ancient Mesopotamia or Egyptian Indus Valley civilization, where written records began to document significant event and administrative matters. कई सारे इस प्रोटो हिस्ट्री में सिविलाइजेशन पाए आए थे, जो कि थे एंशियंट मेसोपोटामियन, इजिप्शियन थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जिसमें रिटन रिकॉर्ड्स बिगन टू उनके पास रिटन रिकॉर्ड्स थे और डॉक्यूमेंट भी सिग्निफिकेंट इवेंट का भी मिल पाए थे। एडमिनिस्ट्रेशन मैटर के बारे में भी कुछ जानकारियाँ मिल पाई थी इनके डॉक्यूमेंट्स की वजह से। उसके स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है ओरल ट्रेडिशंस एंड लेजेंड्स वाइल रिटन रिकॉर्ड्स वर एमर्जिंग। जब इस हिस्टोरिकल पीरियड में रिटन रिकॉर्ड्स उभर रहे थे, लिखित प्रणाली उभर रही थी, तब ओरल ट्रेडिशन एंड लेजेंड्स जो थे कंटिन्यू टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग कल्चर एंड हिस्टोरिकल नॉलेज। ओरल ट्रेडिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता था कि इनके कल्चरल को प्रिजर्व करना और हिस्टोरिकल नॉलेज को जान पाना, प्रिजर्व कर पाना। हाँ स्टूडेंट, स्टूडेंट अब हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लेते हैं क्या है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस विद द बर्थ ऑफ इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब जो इंडियन की हिस्ट्री बिगिन स्टार्ट होती है कब से, बर्थ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। और नेक्स्ट है पॉइंट है इट्स फ्लरिश्ड अराउंड 2500 BC in the western part of South Asia in contemporary Pakistan and Western India। ये फ्लरिश्ड हुआ था 2500 BC में इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया में, जो कि अब ये पाकिस्तान और इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में भी है। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट, द इंडस वैली was a home to the largest of the four ancient urban civilization। इंडस वैली जो था ये लार्जेस्ट फोर एशियन अर्बन सिविलाइजेशन का था, जो कि इसमें आ जाते हैं इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इन 1920s द आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कैरीड आउट एक्सकवेशन इन द इंडस वैली वेयर द रूइंस ऑफ टू ओल्ड सिटी मोहनजोदारो एंड हड़प्पा वर अनअर्थड। स्टूडेंट मोहनजोदारो और हड़प्पा की जो दो ओल्ड सिटी की खोज 1920 में हुई थी, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हुई थी, जो इसको एक्सकवेशन किया गया था 1920 में, तब जाकर इसकी खोज हुई थी। और इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, इन 1924 जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI announced the discovery of new civilization in Indus Valley to the world। 1924 में जॉन मार्शल जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI थे, ASI अनाउंस करते हैं एक न्यू सिविलाइजेशन का इंडस वैली पूरे विश्व में। जी हाँ स्टूडेंट। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मिस्टर फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। 3 फेजेस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। फर्स्ट आ जाता है द अर्ली हड़प्पन फेज, जो कि 3300 से 2600 BCE तक है, BCE तक है। और द मैच्योर हड़प्पन फेज 2600 से लेकर 1900 BCE तक है। और जो लेट हड़प्पन फेज है 1900 से 1300 BCE तक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, द अर्ली हड़प्पन फेज रिलेटेड टू द हाकरा फेज। जो अर्ली हड़प्पन फेज है ये रिलेट करता है हाकरा फेज से। आइडेंटिफाइड इन द घाघर हाकरा रिवर वैली। ये आइडेंटिफाई हुआ था हाकरा रिवर वैली के पास में। जी हाँ स्टूडेंट, इसको आइडेंटिफाई किया गया था इस फेज को। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट डेट बैक टू 3000 BC। जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल है इंडस स्क्रिप्ट, इसकी डेट है 3000 BC। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दिस फेज स्टैंड्स करेक्टराइज बाय द सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। जो ये इस फेज को करेक्टराइज किया गया है सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी पे, एंड है ना इंक्रीजिंग अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कि इसमें इंक्रीज किया गया था अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जो अर्बन सोसाइटी की क्वालिटी को, लाइफ को इसमें इंक्रीज किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द ट्रेड नेटवर्क हैड बीन इस्टेब्लिश्ड एंड देयर आल्सो एविडेंसेस ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स।
जो ट्रेड नेटवर्क्स थे इस सिविलाइजेशन इस फेज में एस्टेब्लिश हुए थे, और इसमें कई सारे क्रॉप का एविडेंस भी मिला है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप का एविडेंस भी हुआ जो वहाँ पे की जाती थी, क्रॉप लगाए जाते थे, जो कि इसमें आते हैं पीस, सेसमे, सीड्स, डेट्स, कॉटन एक्सेट्रा वेयर ग्रोन ड्यूरिंग द डेट टाइम। इस टाइम पे इस फेज में ये सब क्रॉपिंग किया जाता था इस सब क्रॉप का। और नेक्स्ट आ जाता है कोट डीजी रिप्रेजेंट द फेज लीडिंग अप टू द मेच्योर हरप्पन फेज। जो कोट डीजी है ये रिप्रेजेंट करते हैं फेज को, ये मेच्योर हरप्पन फेज को लीड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट बाय 2600 BC द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड इंटर्ड इनटू द मैच्योर स्टेज। 2600 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन मैच्योर स्टेज में इंटर्ड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है द अर्ली हरप्पन कम्युनिटी वेयर टर्निंग इनटू लार्ज अर्बन सेंटर लाइक हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो इन पाकिस्तान एंड लोथल इन इंडिया। अर्ली हरप्पन कम्युनिटी थी और टर्निंग हो जाती है एक लार्ज अर्बन सेंटर, एक लार्ज अर्बन शहरी सेंटर्स पे कन्वर्ट हो जाती हैं, टर्निंग हो जाती हैं, जो कि इसमें आ जाता है हरप्पा, मोहनजोदड़ो जो कि इस समय पाकिस्तान में, और लोथल जो कि इंडिया में इस समय है। The sign of the gradual decline of Indus River Valley civilization are believed to have started around 1800 BC, and by 1700 BC most of city was abandoned. यहाँ पे जो इस वैली इंडस वैली रिवर वैली सिविलाइजेशन की ग्रेजुअल डिक्लाइन यहाँ पे स्टार्ट होती है 1800 BC में, और बाय 1700 BC में मोस्ट ऑफ द सिटी यहाँ पे अबांडेड हो चुकी थी, मतलब गायब हो चुकी थी। नेक्स्ट आ जाता है हाउ एवर वन कैन सी द वेरियस एलिमेंट ऑफ द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन इन लेटर कल्चर। Archaeological data indicates the persistence of the late Harappan culture till 1200 to 900 BC है। आर्कोलॉजिकल डाटा जो मिलते हैं इंडिकेट करते हैं लेट हरप्पन कल्चर को टिल 1000 से लेकर 9000 BC तक। सो स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर्स। पॉइंट है द हरप्पन कल्चर वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग। जो हरप्पन कल्चर था वो डिस्टिंग्विश हुआ था ये टाउन प्लानिंग की वजह से ही, इनका कल्चर डिस्टिंग्विश किया गया था, इसका जो सिस्टम था टाउन प्लानिंग का। जी हाँ स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हरप्पा एंड मोहनजोदारो ईच हैड इट ओन सिटाडेल और एक्रोपोलिस व्हिच वाज possibly occupied by member of the ruling classes। हरप्पा और मोहनजोदड़ो सिटी थी, यहाँ पे लोगों के पास खुद का एक सिटाडेल होता था, जो कि उनके ही पास होता था। जो यहाँ पे रिच पीपल होते हैं, जो रूलिंग क्लास होते थे, उनके ही पास ये खुद का उनका सिटाडेल होता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बिलो द सिटाडेल इन सिटी ले आ लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिक हाउसेस। बिलो द सिटाडेल, जो सिटाडेल के बिलो हैं इन सिटी में, लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिक हाउस, उनके पास पत्थरों के हाउसेस थे, मतलब ईट के हाउसेस थे विच वेयर इनहेबिटेड बाय द कॉमन पीपल, जो कि उसमें कॉमन पीपल लोग रहते थे, मतलब एक साधारण पीपल लोग रहते थे। और जो कि सिटाडेल है उसमें एक रूलिंग क्लास और रिच पीपल रहते थे। द रिमार्केबल थिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द हाउसेज इन द सिटीज इज दैट दे फॉलो द ग्रिड सिस्टम। जिसमें इस सिटी में, इस प्लानिंग में, टाउन प्लानिंग में एक बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल थिंग थी अरेंजमेंट ऑफ हाउस इन द सिटी से, एक में ग्रिड सिस्टम का था। जी हाँ स्टूडेंट, ग्रिड सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल थिंग थी इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जी हाँ स्टूडेंट। उसके बाद आता है नेक्स्ट ग्रेनरीज कॉन्स्टिट्यूटेड अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हरप्पन सिटी। ग्रेनरीज थे, ये कॉन्स्टिट्यूट करते एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हरप्पन सिटी में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है द यूज ऑफ बर्न ब्रिक इन द हरप्पन सिटीज इज रिमार्केबल बिकॉज इन द कंटेम्प्रेरी बिल्डिंग ऑफ इजिप्ट मेनली ड्राइड ब्रिक्स यूर यूज्ड। जो यहाँ पे यूज होते थे हरप्पन सिटी में घर बनाने के लिए, वो एक बर्न ईट, मतलब ईट को तपा के, मतलब ईट को पका के ही, पकाया हुआ ईट का यूज यहाँ पे होता था। जी हाँ स्टूडेंट। जो कि इजिप्ट में
सिविलाइजेशन में जो हमको मिश्र सभ्यता मिली थी उसमें ड्राइड ब्रिक का यूज होता था, मगर अपने जो इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता मिली थी, जो सिविलाइजेशन था वहाँ पे पका हुआ ईंट का घर बना हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आता था द ड्राइनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदड़ो और पेरी में। तो ड्राइनेज सिस्टम था मोहनजोदड़ो का बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज एवरी बिग और स्मॉल हाउस हैड इट्स ओन कोर्टयार्ड एंड बाथरूम। ऑलमोस्ट ऑल सिटी में, मतलब सारे सिटी में, एवरी बिग और स्मॉल हाउस से एक छोटे या बड़े घरों में इनका खुद का एक कोर्ट यार्ड होता था और एक बाथरूम होता था। इन द कालीबंगन मेनी हाउसेस हैड रियर वेल्स। कालीबंगन में जो मेनी हाउस, जो कालीबंगन सिटी थी वहाँ पे हर घर में एक कुआं होता था। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चर। The Harappan villages, mostly situated near the floodplain, produce sufficient food grains. स्टूडेंट हड़प्पा के अधिकांश जो गांव थे वो बाढ़ के निकट में स्थित थे, जहाँ पे मैदानी इलाका था और वहाँ पे पर्याप्त तो फूड ग्रेन्स पैदा होता था। जी हाँ स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आ जाता है कि कौन कौन से फूड ग्रेन वहाँ पे पाए जाते थे। देखिए, तो वहाँ पे है नेक्स्ट व्हीट हो गया, वर्ली हो गया, राई हो गया, पीस हो गया, सेसमे हो गया, लेंटिल हो गया, चिकपी और मस्टर्ड जैसे यहाँ पे मतलब फूड ग्रेन वहाँ पे प्रोड्यूस होते थे। और मिलेट भी वहाँ पे फाउंड हुए थे। गुजरात के साइड पे भी मिलेट्स भी प्रोड्यूस होते थे, वहाँ पे मिले थे गुजरात के साइड पे। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे राइस का भी इस हड़प्पन विलेज में राइस का भी उपयोग होता था, हड़प्पा साइड पे। जी हाँ स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है द इंडस पीपल वेर द एर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। इन जो इंडस पीपल थे वो सबसे प्राचीन लोग थे जो कपास का उत्पादन करते थे। नेक्स्ट आ जाता है वाइल द प्रीवेलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। स्टूडेंट इसका इस लाइन का मोटा मोटा मतलब समझिए। जिस तरह की खेती हड़प्पा के लोग करते थे वहाँ पे, उस तरह की खेती वास्तविक किसी प्रजातियाँ जो थी, अगर उस तरह की कृषि का पूरा निर्माण करना अब बहुत ही ज़्यादा अधिक कठिन है अब के ज़माने में। उस तरह की मतलब कृषि करना, उस तरह का किसानी करना। जी हाँ स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है representation on seal and terracotta sculpture indicate that the bull was known, and archaeologists extrapolate shows oxen were also used for plugging. स्टूडेंट सील्स का मतलब होता है मोहर, मतलब मोहरें जो होती हैं, और टेराकोटा का मतलब होता है, टेराकोटा एक है जिससे वो मूर्ति कला का चित्रण मिला था। किसका मिला था? बुल का मिला था, जिससे आर्कोलॉजिकली अनुमान लगाते थे कि उस समय भी बैल भी होते थे जो कि जुताई के लिए उपयोग किए जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है Most Harappan sites are located in semi-arid land where irrigation was probably required for agriculture. Semi-arid land का मतलब हो गया अर्ध शुष्क भूमि, कि अधिकांश हड़प्पन साइट्स अर्ध शुष्क भूमि के पास स्थित थी, जहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब सिंचाई प्रॉब्ली मतलब वहाँ पे यूज होती थी, सिंचाई करना रिक्वायर्ड था एग्रीकल्चर के लिए। और यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट्स ऑफ सुरतोगही जो साइट्स है जो कि अफगानिस्तान में है, वहाँ पे कैनाल्स भी पाए गए थे, वहाँ पे उसका कैनाल्स का भी वो मिला था। और उसके बाद बट पंजाब और सिंध में नहीं मिला था ये चीज़ें। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है आल्सो द हड़प्पन प्रैक्टिसाइज्ड एग्रीकल्चर एनिमल वेर आल्सो रियर्ड एंड लार्ज स्केल। हड़प्पा के लोग कृषि के साथ साथ ये लोग पालतू जानवर भी पालते थे, जिससे वो लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से किसानी और पालतू जानवरों को अच्छी तरह से पालते थे। स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमी। The importance of trade in the life of the Indus people is witnessed by the presence of numerous seal, uniform script, and regulated weight and measure in a wide area. जो वहाँ के इंडस
पीपल के जो महत्वपूर्ण व्यापार का मतलब विटनेस कहाँ से किया गया था। मतलब कई सारे सील्स में जो मुहरे मिलते हैं, सील्स का मतलब होता है मुहरे मिलते हैं वहाँ से, और कई यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट से, और वहाँ पे नाप वेट और मेजर का मतलब नाप तौल का भी वहाँ पे मिला था, विटनेस मिला था। इसलिए वहाँ पे माना जाता है कि वहाँ पे इंडस पीपल के लिए, लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ट्रेड सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हड़प्पन कैरीड ऑन कंसिडरेबल ट्रेड इन स्टोन, मेटल, सेल, ईटीसी। हड़प्पन पीपल किसका ट्रेड करते थे? स्टोन का, मेटल का और सेल का, और कई सारी चीज़ों का ये लोग ट्रेड करते थे। मेटल मनी वॉज नॉट यूज एंड ट्रेड वॉज कैरिड बाय बैटर सिस्टम। मेटल मनी का यूज नहीं होता था और ट्रेड किया जाता था किससे? बार्टर सिस्टम द्वारा। बार्टर सिस्टम मतलब होता है कि एक सामान आप दीजिए तो उसके बदले आपको दूसरा सामान दूसरे पर्सन से मिलता था, इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। दे प्रैक्टिसाइज्ड नेविगेशन ऑन द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी। ये लोग अपनी ट्रेडिंग को अरेबियन सी के जहाज़ों द्वारा, अरेबियन सी में जहाज़ों द्वारा किया करते थे, किया करते थे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दे हैड सेट अप ट्रेडिंग कॉलोनी इन द नॉर्दर्न अफगानिस्तान विच इवेंटली फैसिलिटेटेड ट्रेडिंग विथ सेंट्रल एशिया। ये लोग अपनी ट्रेडिंग कॉलोनी कहाँ पे बनाए थे? नॉर्दर्न अफगानिस्तान में, जिससे इन लोगों को फैसिलिटी मिलती थी ट्रेड करने के लिए सेंट्रल एशिया के साथ। उस नेक्स्ट आ जाता है दे आल्सो कैरीड कॉमर्स विद दोज इन द लैंड ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। ये लोग, हड़प्पन के लोग, टिग्रिस और यूफ्रेट्स की भूमि में रहने वाले लोगों के साथ भी व्यापार करते थे। और नेक्स्ट है द हड़प्पन्स कैरीड अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन लेपिस लजुली व्हिच मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सोशल प्रेस्टीज ऑफ द रूलिंग क्लासेस। ये लोग एक मतलब हड़प्पन पीपल को लोग बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेड करते हैं, कहाँ पे? लेपिस लजुली में। जी हाँ स्टूडेंट। नेक्स्ट आ जाता है क्राफ्ट्स। द हड़प्पन were very well acquainted with the manufacturing and use of bronze। स्टूडेंट, हड़प्पन निवासी मैन्युफैक्चरिंग और कांसे के उपयोग से बहुत अच्छी तरह से ये लोग परिचित थे। कॉपर was obtained from the खेतरी कॉपर माइंस of राजस्थान and tin was possibly brought from अफगानिस्तान। जो कॉपर को ये लोग खेतरी कॉपर माइंस जो कि राजस्थान में, वहाँ से ये लोग ऑब्टेन करते थे, और टीन को ये लोग पॉसिबली ब्रॉड करते थे अफगानिस्तान से। टेक्सटाइल इम्प्रेशन हैव आल्सो फाउंड ऑन सेवरल ऑब्जेक्ट। कई वस्तुएं पर वस्त्र छाप भी पाए गए थे, टेक्सटाइल इम्प्रेशन भी पाए गए थे। Huge brick structure suggests that brick line was an important craft. This also attests an existence of class of monsoon। ये जो विशाल ईंट की संरचना थी, से पता चलता है कि कई मतलब की पथाई, मतलब ईंट की पथाई का एक महत्वपूर्ण शिल्प था। यह बताता है, जो क्लास ऑफ मेसन का मतलब होता है राजमिस्त्री का एक वर्ग को, अस्तित्व को भी प्रमाणित करता है ये ब्रिक लाइन। जी हाँ स्टूडेंट। उसके बाद आ जाता है द हड़प्पन प्रैक्टिसाइज्ड पोट मेकिंग, वीड मेकिंग एंड सील मेकिंग, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग आल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट। हड़प्पन के लोग नाव बनाना, मनके बनाना और मुहावरे बनाने का भी अभ्यास करते थे, और ये लोग टेराकोटा की मैन्युफैक्चरिंग भी इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट था। द गोल्ड स्मिथ मेड ज्वेलरी ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन। सोना, चांदी और कीमती पत्थरों के आभूषण बनाते थे। जब पोर्टर वेल वाज द फुल इन यूज। जो हड़प्पन पीपल के जो पोर्टर मतलब वो कुम्हार के पहिए थे, वो पूरी तरह से यूज में थे। एंड हड़प्पन प्रोड्यूस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक पोट्री व्हिच आर ग्लोसी एंड सनी। ये लोग अपना खुद का बर्तन तैयार करते थे जो कि वो चमकदार और चमकीले थे। स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है इंस्टीट्यूशन। वेरी फ्यू edited materials have been discovered in the Indus Valley and the scholars have not been able to decipher the Indian script so far।
दोस्तों स्टूडेंट, सिंधु घाटी में बहुत कम लिखित सामग्री की खोज की गई है और विद्वान अभी तक सिंधु लिपि को समझने में सक्षम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप देर इज डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। परिणाम स्वरूप राज्य की प्रकृति को समझना में कठिनाई होती है और इंस्टीट्यूशन जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के मतलब है उनके नेचर को समझने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि वहाँ के जो विद्वान थे अपने यहाँ के आर्कोलॉजिस्ट थे, वो लोग सिंधु लिपि को नहीं समझ पाए हैं। इसलिए वहाँ के मतलब वहाँ के नेचर और वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन के बारे में बहुत समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट है नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड एट एनी हरप्पन साइट, देयरफॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रीसीड रूलिंग हरप्पन कैन बी एलिमिनेटेड। किसी भी हरप्पन स्थल पर कोई मंदिर नहीं मिला है, इसलिए माना जाता है वहाँ पे पुजारियों का शासन नहीं हुआ करता था। हरप्पन वाज पॉसिबली रूल्ड बाय क्लास ऑफ मर्चेंट। हरप्पा को पॉसिबली रूल करते थे एक वर्ग, मतलब एक व्यापारी का वर्ग, मतलब एक रूल ऑफ क्लास ऑफ मर्चेंट, मतलब एक व्यापारी का वर्ग, मतलब वहाँ पे रूल करते थे। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट रिलीजन। इन हरप्पन न्यूमरस टेराकोटा फिगरेंस ऑफ ह्यूमन हैव बीन फाउंड। हरप्पा के जब खुदाई हुई थी तो वहाँ पे एक टेराकोटा फिगरेंस मतलब महिला की मूर्ति मिली थी, एक टेराकोटा की थी, जो कि इन वन फिगरेंस अ प्लांट इज सोन ग्रोइंग आउट ऑफ इम्ब्रो ऑफ अ ह्यूमन। एक मूर्ति में तो दिखाया गया है कि जो महिला की इम्ब्रो होती है वहाँ उनके इम्ब्रो से एक पौधा उगता हुआ दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है द हरप्पन देयरफॉर लुक्ड अपॉन द अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेस। द हरप्पन पीपल जो मतलब अर्थ को एक फर्टिलिटी गॉडेस के रूप में देखते हैं, वर्शिप और उनकी पूजा भी करते हैं। in the same manner as the Egyptian worship in the Nile goddess Isis। जैसे उसी मैनर में करते हैं जैसे कि इजिप्शियन मतलब मिस्र के लोग थे जो कि नाइल गॉडेस ईसी की पूजा करते हैं, वैसे ये लोग हरप्पन पीपल के लोग अपनी जो अर्थ को फर्टिलिटी गॉडेस के रूप में उसकी पूजा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है द मेल deity is represented on the seal with 3 horned head represent in the sitting posture of yogi। इसमें बताया गया है कि पुरुष देवता को 3 सींग वाले मोहर पर दर्शाया गया है, एक योगी की बैठने की मुद्रा में दर्शाया गया है। उसके बाद है द गॉड इज सराउंडेड बाय एन एलिफेंट, अ टाइगर, अ राइनासोरस एंड has a buffalo below his throne. At this feat appear 2 deer. The depicted god is identified as a पशुपति महादेवा। इसमें बताया गया कि गॉड को कैसे मतलब दर्शाया गया, किस तरह से वहाँ पे लोग थे कुछ जो वहाँ यहाँ के देवता जो थे, एक हाथी और एक बाघ और एक घंटा और से घिरे हुए थे, ये 3 लोग से घिरे हुए थे और इसके सिंहासन के नीचे एक भैंस थी और उनके चरणों में 2 हिरण दिखाई देते हैं। और चित्रित भगवान की पहचान पुष्पति महादेव के रूप में की जाती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट न्यूमरस सिंबल ऑफ द फालूस एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मेड ऑफ स्टोन हैव बीन फाउंड। लिंग और महिला यौन अंगों के अनेक प्रतीक बने हुए पत्थर पाए गए हैं वहाँ पे। The people of the Indus region also worship trees and animal। सिंधु क्षेत्र के लोग पेड़ों और जानवरों की भी पूजा करते थे। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम इज वन हॉर्न यूनिकॉर्न which may be identified with the rhinoceros and the next important was humped bull। वहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मतलब आइडेंटिफाई हुई थी जो कि एक सींग वाले गेंडा की तरह पहचान की गई थी, और वहाँ पे एक और चीज़ मिली थी जो कि सांड मतलब जो बुल की मतलब कुबड़ वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था। एमुलेट्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन लार्ज। एमुलेट्स को
तो स्टूडेंट ताबीज बोलते हैं, जो कि ये बड़ी संख्या में वहाँ पे मिली थी। स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइंड अराउंड 1800 BCE and but actual reason behind its demise and still debated. इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टूडेंट 1800 BCE में ये डिक्लाइन हो गई थी, मगर अभी तक इसका एक्चुअल रीज़न किसी को भी नहीं पता है कि कैसे ये मतलब ये डिक्लाइन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वन थ्योरी क्लेम्स। एक थ्योरी क्लेम करती है कि इंडो यूरोपियन ट्राइब आर्यंस इन्वेडेड एंड कॉन्कर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक थ्योरी बताती है कि इंडो यूरोपियन ट्राइब था, इसमें आर्यंस इन्वेड कर देते हैं, कॉन्कर कर देते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसीलिए ये डिक्लाइन हो गई थी। इन लेटर कल्चर वेरियस एलिमेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर फाउंड विच सजेस्ट दैट civilization did not disappear suddenly due to an invasion. लेटर कल्चर वेरियस मतलब जो लेटर कल्चर था वेरियस एलिमेंट वो इंडस वैली का फाउंड हुआ सजेस्ट किया गया था। सिविलाइजेशन नहीं मतलब डिसअपियर हो सकती है सडनली किसी के इन्वेजन से, मतलब किसी के कब्जे कर कर। नेक्स्ट आ जाता है ऑन द अदर हैंड मेनी स्कॉलर बिलीव नेचुरल फैक्टर आर बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और बहुत लोग कहते हैं, बहुत आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि मतलब कि इसका एक नेचुरल फैक्टर है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने में। द नेचुरल फैक्टर कुड बी जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक। मतलब नेचुरल फैक्टर क्या कौन कौन सा जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक है। इट इज़ बिलीव डेट इंडस वैली रीजन एक्सपीरियंस सेवरल टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस विच कॉजेज अर्थक्वेक विच इज ऑल्सो चेंज कोर्सेज ऑफ रिवर एंड ड्राइड देम अप। मेन बहुत स्कॉलर बताते हैं कि इंडस वैली रीजन मतलब वहाँ पे बहुत ही बड़ा भूकंप आया था, तो उसकी वजह से ये मतलब ख़त्म हो गया था ये सिविलाइजेशन। और अनदर नेचुरल रीजन माइट बी चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ रेनफॉल। और एक और बताया गया था कि नेचुरल रीजन कौन था कि यहाँ पे चेंजेस हो गए थे, पैटर्न ऑफ रेनफॉल के चेंजेस आ गए थे, इसलिए ये डिक्लाइन हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है देयर कुड बी आल्सो ड्रामेटिक शिफ्ट इन द रिवर कोर्सेज विच मेड हैव ब्रॉट फ्लड एंड फूड प्रोड्यूसिंग एरिया ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ दिस नेचुरल कैसेज देयर स्लो बट इन्वेटेड क्लोज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और बहुत स्कॉलर ये बताते हैं कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा मतलब फ्लड आ गया था, जो कि फूड प्रोसेसिंग एरिया में ज़्यादा ये प्रभावित किया गया था, इस वजह से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी। बहुत सारे ऐसे कम्बिनेशन थे नेचुरल काजेस के बताया कि धीरे धीरे इससे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी, मगर इस सिविलाइजेशन ख़त्म होने का कोई निश्चित नहीं किसी को पता है कि किस तरह से ये ख़त्म हुआ था। सो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी ही मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।